जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अध्याय 14 पौधों में संवहन। पौधों में संवहन को समझने से पहले हम समझते हैं कि संवहन क्या है। संवहन क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे है, इसको उठाकर आप यहाँ पे पहुँचा दिए, संवहन हो गया। मतलब किसी भी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना क्या है, संवहन है। ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है, खून का संवहन होता है। जो हमारा हृदय होता है वहां से क्या होता है, खून पूरे शरीर में जाता है, फिर से लौट कर हृदय में आता है। ठीक है। फिर हृदय से कहाँ से जाता है, हृदय से जाता है फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से फ्रेश होकर कहाँ आता है, हृदय में, फिर पूरे शरीर में जाता है। खून का संवहन। वैसे ही पौधों में, पौधे चूंकि सजीव हैं, पौधे क्या है, सजीव है। पौधे क्या है, सजीव है। तो भाई इनको भी पोषण चाहिए। पोषण के लिए क्या चाहिए, तो पोषण तो पौधों का भोजन कहाँ बनता है, पत्ती में। कहाँ बनता है, इनकी पत्तियों में भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बना उसको पूरे शरीर में पहुंचाना है, पौधे के पूरे भाग में पहुंचाना है, तो उसके लिए सम्मोहन जरूरी है। क्या, उसके बाद से जो पत्ती में भोजन बनेगा इसके लिए जल जरूरी है, जल खनिज लवण जरूरी है। क्या, ये सब कहाँ से मिलेंगे, ये सब मिलता है मिट्टी से। तो अब मिट्टी से जो है, मिट्टी से क्या होगा कि सिस्टम द्वारा पत्ती तक पहुंचाया जाएगा जल। तो यहाँ भी जल को पहुंचाया जा रहा है ना, तो मतलब जल का सम्मोहन हो रहा है। भोजन को पहुंचाया जा रहा है तो भोजन का सम्मोहन हो रहा है। तो सम्मोहन में लिखते क्या है, सम्मोहन क्या है इस बारे में लिखते हैं। जल खनिज पदार्थों एवं भोजन का पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ही सम्मोहन है। नहीं, जल हो गया, जल हो गया, ठीक है, खनिज पदार्थ हो गया, भोजन हो गया, इन सबको कहाँ लेकर जाना, अ, सबको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जहां पे जिसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाना ही क्या है, सम्मोहन है। देखो, जल एवं खनिज पदार्थ को लेकर जाएगा जाइलम, और भोजन को कौन लेकर जाएगा, फ्लोएम। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ज से जाइलम और ज से जल, ऐसे। फ्लोएम, फ्लोएम, फ से फ्लोएम आ रहा है ना, फ से फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। अब फ से क्या आ गया, फूड। फूड मन क्या होता है, भोजन। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आप याद रखने का तरीका है, आपको जैसे मन कर कीजिए। हम अभ्यास के प्रश्न पे आते हैं इन सबके साथ। अभ्यास के प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास के प्रश्न में क्या होता है, पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण के द्वारा होता है, सूखेगा कौन। ये पौधा, मान लीजिए पौधा है, ये पौधा है तो इसमें नीचे जड़ होता है ना, नहीं, बोलते हैं मूल रूम।
का अवशोषण, पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा। ठीक है, मूल रोमों के द्वारा जो है पौधों में पदार्थों का क्या होता है? अवशोषण होता है। प्रश्न संख्या 2 है, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? अभी हमने बताया आपको, जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा जो है पौधों में क्या होता है? जाइलम द्वारा पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन होता है। पौधों में भोजन के संवहन के लिए कौन सा ऊतक होता है? तो इसके लिए कौन सा है? फ्लोएम है ना, इसके लिए है फ्लोएम। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन। बड़ा अच्छा लाइन दिया है कि वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ये लाइन वाष्प उत्सर्जन का डेफिनेशन भी हो सकता है, परिभाषा भी हो सकता है। ठीक है, अब जब वाष्प उत्सर्जन की बात आई ही है तो वाष्प उत्सर्जन को जो है प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, उसको देखिए। देखिए वाष्प उत्सर्जन होता क्यों है पौधों में, बात समझना है। पौधे क्या हुआ कि जल और सब कुछ लेकर जा रहे हैं, जल और यहाँ से जाइलम से जल और सब कुछ क्या पत्ती के पास, पत्ती को जितना जल यूज करना था उतना यूज कर लिया, बाकी जो जल बच गया उसका पत्ती क्या करेगा फिर से? तो ये तो जाइलम जो होता है ना, जाइलम के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जाइलम जल को सिर्फ ऊपर लेकर जा सकता है, जाइलम नीचे लेकर कुछ भी नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जल को लेकर गया, जितना यूज हुआ हो गया, और जो बच के उसको नीचे लेकर आएगा, नहीं। जाइलम का एक ही काम है कि जल को ऊपर लेकर जाना। तो ऊपर लेकर ले जाकर पत्ती में पहुंचा रहा है, बार बार पहुंचाते जा रहा है। पत्ती को तो एक लिमिटेड जल यूज करेगा ना पत्ती, तो जो पानी बच गया उसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। इससे पौधे का जो है सिस्टम भी सही रहेगा, पौधे का तापमान भी ठीक से रहेगा। इसको प्रभावित करने वाले कारक में आता है, सबसे पहले आता है, दो तीन चीजें आएंगी, चार चीजें आएंगी। एक आएगा सूर्य, दूसरा आएगा तापमान, तीसरा आएगा हवा, और चौथा आएगा आर्द्रता। ठीक है, सूर्य क्या करेगा भाई? होता क्या है ना कि पौधों की जो पत्तियां होती है ना, मान लीजिए पत्ती है, ये पत्ती है पौधे की, पत्ती है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है ना, यहाँ पे एक रंध्र होता है, एक छिद्र होता है, ऐसा कुछ। ऐसा एक छिद्र होता है, ठीक है। इसके छोटा छोटा सा छिद्र होता है, इसका नाम है रंध्र। इसको एस्टोमाटा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी से क्या होता है ना कि पौधा अपना जल को क्या करता है? बाहर छोड़ देता है। तो जब सूर्य जब आता है ना, सूर्य जब उगता है सुबह में, तो ये रंध्र खुल जाते हैं, और सूर्य जैसे ही डूबेगा ये रंध्र क्या होगा? बंद हो जाएगा। इसलिए सूर्य के निकलने से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये खुलेगा तभी तो पानी बाहर जाएगा ना, तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। एक देखिए बात,
तापमान से क्या होता है, जब तापमान ज़्यादा होगा, आप सभी देखते होंगे आपके शरीर से जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, तो पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो पानी आपके शरीर से पसीना के रूप में निकलता है, उससे आपको ठंडा महसूस होता है। अगर वो पानी नहीं निकले फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको बड़ा गर्मी महसूस होगा आपको। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रण रहता है। तो देखिए, एक तापमान से क्या होता है, गर्मी के दिन में तापमान होता है ज़्यादा, तो वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ठंडी के दिन में क्या होता है, तापमान होता है कम, वाष्प उत्सर्जन होता है कम कम होता है। ठीक है। हवा का क्या है, अगर हवा तेज चलेगा, ठीक है, हवा अगर तेज चलेगा तो वाष्प उत्सर्जन भी बढ़ जाएगा। आप देखते हैं कि जब हवा चलती है तो हमारा मुंह सूख जाता है, वैसे ही पेड़ पौधों के साथ भी है। जब हवा चलता है तो वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप सब देखते होंगे कि बसंत ऋतु में मार्च के महीना में जब होगा, बहुत सारे पौधे अपना पत्ता गिरा देंगे। इससे ये होगा कि उनका जो जल है वो बचा रहेगा, नहीं तो इतना ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन रेट बढ़ जाता है कि पौधों को नुकसान भी हो सकता है उससे। इसलिए पौधे क्या करते हैं, एक तो तापमान भी रहता है ज़्यादा, सूर्य भी निकलता रहता है, तो इससे क्या होता है कि पौधे अपना पत्ता गिरा देते हैं, जिससे वाष्प उत्सर्जन रेट उनका घट जाता है। लेकिन हवा के बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन का दर बढ़ जाता है। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है कि पानी का होना। हवा में क्या है, पानी है, तो आर्द्रता हो गया। हवा में जब पानी रहेगा इसका मतलब क्या है कि आर्द्र है। हवा क्या है, आर्द्र है, आर्द्रता। जल है, तो जब पहले से ही आपका जो वातावरण है उसमें जल भर भर के है, पहले से ही वातावरण में जल है, फिर वातावरण जल लेगा, नहीं लेगा ना, क्या। इसीलिए आर्द्रता के आने से, आर्द्रता जब बढ़ती है तो वाष्प उत्सर्जन का दर घट जाता है। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए टंकी का पानी है, ठीक है, टंकी में पानी है, टंकी में पानी हम भर दिए हैं, नहीं तो बाहर अगर छेद कर देंगे तो पानी निकल जाएगा, है ना, पानी निकल जाएगा। अब एक बगल में इससे बड़का टंकी लगा दिए, इसको भी पानी से पूरा भर दिए और जोड़ दिए, पानी जाएगा, आएगा, नहीं जाएगा, आएगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों भरा हुआ है। जिधर कम पानी रहेगा उधर जाएगा ना। तो हवा भी पहले से पानी से भरा हुआ है और पेड़ पौधा के पास भी पानी है, फिर वाष्प उत्सर्जन रेट घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमने पहले से ही लिख कर रखा है ताकि आपको सुविधा होगा, तो समय नष्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ देखिए, पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। एक प्रश्न है कि पौधों में संवहन क्यों आवश्यक है, ये बात बताइए। आंसर क्या है, जल, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या होता है, देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले भौतिक पदार्थ को खनिज पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा, नमक इत्यादि, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ है। ये धातु अधातु होते हैं खनिज पदार्थ, ठीक है, धातु अधातु के यौगिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नमक को देखिएगा तो नमक धातु और अधातु से बना है, इससे बना है किससे, NaCl से। Na मतलब होता है सोडियम, सोडियम क्या है, धातु है, और Cl क्या है, अधातु है। तो ये होता है खनिज पदार्थ, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि लोहा और नमक क्या है, खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ क्या होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले भौतिक पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो देखिए, जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचना संवहन कहलाता है। यह पौधों में उपस्थित दो संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा किया जाता है। संवहन ऊतक वैसे बोलते हैं, वैसा ऊतक
जो क्या करता है, संवहन कराता है। देखिए हमारा शरीर का जब विकास हुआ ना, तो सबसे पहले हमारा जो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका है। जब बहुत सारा कोशिका मिला तो क्या बना, उत्तक। तो उत्तक क्या है, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। अब बहुत सारा उत्तक मिलेगा तो क्या बनेगा, अंग। जैसे हाथ हमारा एक अंग है। अब बहुत सारा अंग मिले तो क्या बनेगा, शरीर। तो शरीर क्या है, बहुत सारे अंगों का एक क्या है, समूह है। अंग क्या है, बहुत सारे उत्तक से बना है। उत्तक किससे बना है, तो कोशिका से बना है। सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये उत्तक है। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो कि संवहन कराते हैं, एक सामान को दूसरे सामान तक पहुंचाते हैं, दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, इसलिए क्या है, संवहन करते हैं, संवहन तक कहलाते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, एवं उन्हें ये पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, पोषक तत्व जो हम खाते हैं उनसे ही पोषण मिलेगा। पोषण माने शरीर का भरा पोषण हो रहा है, शरीर का विकास उससे होगा। चूंकि पौधे भी सजीव हैं, अतः उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह पोषण उन्हें पत्तियों में हुए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बने भोजन से प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में जल की आवश्यकता होती है, जो मूलरूपों द्वारा मिट्टी से अवशोषित कर जाइलम उत्तक द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, एवं बने भोजन को फ्लोएम उत्तक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पौधे का विकास होता है। अतः पौधों में संवहन आवश्यक है, अन्यथा पौधों का विकास बाधित होगा। समझ में आ गया, पौधे में संवहन क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि पौधों का संपूर्ण विकास हो सके। तो पौधों का संपूर्ण विकास कराने के लिए उनको पोषण चाहिए। चूंकि पौधे को पोषण चाहिए, तो पोषण कहाँ से मिलेगा, तो उनको पोषण पोषक तत्वों से मिलेगा। पोषक तत्व कहाँ से आएगा, तो पोषक तत्व आएगा पत्ती से। पत्ती में जो भोजन बना है वही तो पोषक तत्व है। भोजन कैसे बनेगा भाई, तो जल लाना पड़ेगा। तो जल किससे आएगा, जाइलम से। तो संवहन का आवश्यकता हो गया। फिर जो भोजन बना पत्ती में, तो पत्ती में ही रह जाएगा, तो पूरा पेड़ पौधा का विकास हो जाएगा, नो। पत्ती से फ्लोएम को द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाएगा, पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जाएगा, तो क्या हुआ, तो पौधे का विकास होगा। ठीक है, इसलिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जाइलम तथा फ्लोएम उत्तकों के क्या कार्य हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जाइलम और फ्लोएम होता क्या है। यहाँ देखिए, चित्र मैंने आपके लिए लगाया है पहले से। देखिए ये जाइलम है, अंदर वाला लकड़ी दिख रहा है, ये जाइलम है। ठीक है, आई जो पतला सा दिख रहा है ना, पतला सा, ये फ्लोएम है। ये पतला सा, ये फ्लोएम है। ये भोजन लेके आता है। ये बाहर वाला क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ठीक है, ये अंदर वाला फ्लोएम। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जब इसी चीज को ना माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा दिखा, अंदर जाइलम, ठीक है, ऊपर क्या है, फ्लोएम। ये ऊपर वाला फ्लोएम, ये ऊपर वाला मटेरियल फ्लोएम। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे दिखाया गया है। ये आउटर बार के अगला बाहर वाला छल्ला, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छील भी देखिए, कोई मतलब नहीं है। जस्ट अंदर फ्लोएम है। ठीक है, ये है फ्लोएम, ये लाल से दिखाया गया। जाइलम लकड़ी है, जाइलम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम क्या है, समझ में आ गया। अब देखिए जाइलम के कार्य क्या है। जाइलम उत्तक का कार्य है मूलरूपों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों
उपपत्तियों तक पहुंचाना। जाइलम काम खत्म। अब क्या है, फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम उत्तक का कार्य है पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बने भोजन को उनके सभी भागों तक पहुंचाना, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। ये क्या है? फ्लोएम का कार्य, काम खत्म। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वाष्प वाष्पोत्सर्जन क्या है? इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन से क्या समझते हैं? क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है? देखिए, ट्रांसपीरेशन जो होता है ना, वो एस्टोमाटा द्वारा होता है। मैंने बताया था ना, एस्टोमाटा। इसी को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एस्टोमाटा को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं छोटे से भाग को जब दूरबीन से देखा है, माइक्रोस्कोप से, सॉरी दूरबीन नहीं, माइक्रोस्कोप से देखा है, सूक्ष्मदर्शी से, तो ये ऐसा दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ बीच में होल दिख रहा है, बीच में होल दिख रहा है ये। ठीक है, यहाँ से CO2 अंदर जाता है, H2O बाहर आता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। H2O मन होता है जल, H2O मन क्या होता है? जल। O2 मने ऑक्सीजन। ठीक है, ये सभी बाहर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं। अब वाष्प उत्सर्जन से क्या आप समझते हैं? देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी किया गया है। ठीक है, ठीक है ना, वाष्प उत्सर्जन का प्रदर्शन। इसको क्या किया गया कि एक पौधा ले लिया गया। ठीक है, इसको क्या किया गया, पानी डाल दिया गया, फिर धूप में छोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ, इस शीशा से बंद है तो पूरा शीशा पे क्या हुआ, यहाँ पे पानी जम गया। पानी आया कहाँ से भाई? पानी यहाँ से ही तो आया, इससे, पत्ता में से निकल के पानी आया। तो वाष्पोत्सर्जन पता चल गया कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है क्या। आंसर दिखा है हमने, वाष्प के रूप में पत्तियों में मौजूद रंध्रों के द्वारा, यानी एस्टोमाटा के द्वारा जल का उत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन कहलाता है। बहुत आसान सा है, नहीं? जल का उत्सर्जन, यह प्रक्रिया पौधों में अति आवश्यक है, क्योंकि अतिरिक्त जल के बाहर निकल जाने से पौधों में जल का संतुलन बना रहता है, पहली बात। दूसरा, इससे पौधों का तापमान संतुलन में रहता है, तापमान भी संतुलन में रहेगा, नहीं? और क्या है कि पोषक तत्वों से भरपूर पानी को जड़ों से पत्तियों तक जाने में मदद मिलता है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि जाइलम क्या करता है, जाइलम बस एक तरफ से उसका काम ही है बस नीचे से ऊपर जाना। जाइलम, जाइलम ऊपर से नीचे लेकर नहीं आता है कुछ भी, बस नीचे से ऊपर लेकर जाएगा। तो पानी पहुंचाता रहेगा, पहुंचाता रहेगा, तो बहुत सारा पानी हो जाएगा ना। जो अतिरिक्त पानी हो गया है उसको बाहर निकाल दिया। क्या इससे फायदा है ना? इससे क्या होगा कि आपके जो वातावरण है उसमें भी पानी आ जाएगा, कुछ पानी मिल जाएगा वहां से भी। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 5 का होता है कि एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। ये प्रयोग द्वारा बताइए। इसके लिए क्या करना है ना आपको, इसके लिए क्या करना है कि एक ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास हो गया, इसमें पानी भर दीजिए, पानी इसमें पानी भर दीजिए। क्या कर दीजिए, साग वाला पौधा, पालक उलक कुछ का, ठीक है ना, साग वाला पौधा जो कि मतलब हरा हो, छोटा हो, ऐसा पौधा लेके इसमें डाल देना है। ठीक है, ये पौधा है इसमें पत्ती होती भी होगा। ठीक है, पत्ती होती होगा। इसमें क्या करना है कि 5 6 7 बूंद क्या करना है कि लाल जो है, लाल कलर डाल देना है।
इससे क्या होगा कि जाते कि पानी लाल हो जाए। फिर सुबह में देखिएगा ना, तो पत्ता भी लाल हो गया रहेगा, ये तना भी हल्का हल्का लाल हो गया रहेगा। इससे पता क्या चलता है कि जो पानी इसमें था इसका क्या हुआ, ऊपर चला गया जाइलम के द्वारा, सम्मोहन हुआ ना। बस यही एक्टिविटी यहाँ दिखा देना। पौधे में पौधे जल का सम्मोहन करते हैं। प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए निम्नलिखित सामग्री लेंगे। एक गिलास लाल स्याही, एक साकीय पौधा। साकीय पौधा किसको बोलते हैं, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को साकीय पौधा कहते हैं। और साथ में जल। गिलास में जल डालें एवं जल स्याही का लाल स्याही का 5 से 7 बूंद जल में डालें, जिससे पानी लाल हो जाए। एवं उस शाकीय पौधा को आधार से काट कर, ठीक है, जड़ से नहीं डालना है, आधार से काट लेना है। आधार में होता है जैसे कि शाकीय पौधा ऐसा है ना, चल रहा है, तो यहाँ से काट लेना है, बस इतना को लेके जाकर डाल देना है। काट कर गिलास में रख दें। गिलास लग रहा है, बिलास लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, गिलास में रख दें। अगले दिन जब उसके पत्ते को देखिएगा तो वह लाल हो गया रहेगा। इससे पता चलता है कि पौधे जल का सम्मोहन करते हैं। नहीं, वो लाल हो जाएगा, पता लगेगा अच्छा वो जो लाल रंग नीचे था वो लाल रंग ऊपर पहुंच गया, मतलब सम्मोहन हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये जो टॉपिक है पौधों में सम्मोहन खत्म हो गया। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सेशन पसंद आया हो, ठीक है। और अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है। वो भी नमित मिश्रा मैथ्स के ही नाम से है। उसको आप उस पर जाके फॉलो कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहाँ से, ताकि बार बार खोजने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।